नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। यह वीडियो खास तौर पर यूजी सेकेंड सेमेस्टर के जियोग्राफी स्टूडेंट के लिए है। तो आज हम पढ़ेंगे एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी 2 जियोग्राफी यूनिट 1 के पार्ट बी को, जिसमें सूर्यताप यानी कि आइसोलेशन के बारे में पढ़ना है। तो जिनका भी सेकेंड सेमेस्टर में एमजेसी, एमआईसी या एमडीसी के रूप में जियोग्राफी है, वे इस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम निम्नलिखित टॉपिक को देखने वाले हैं, जैसे कि सूर्यताप क्या होता है यानी कि आइसोलेशन क्या होता है, पृथ्वी को सौर ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, सूर्यताप में विभिन्नता क्यों होती है, अक्षांश, दिन की अवधि, वायुमंडल तथा सूर्य की किरणों का प्रभाव, इसके बारे में देखने वाले हैं। तो यह टॉपिक भौतिक भूगोल का आधार है और परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आइसोलेशन यानी कि सूर्यताप। तो देखिए, सूर्यताप यानी कि इसे सौर विकिरण भी कहा जाता है। सूर्यताप को और किस नाम से जाना जाता है? सौर विकिरण के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं सूर्यताप यानी सौर विकिरण को क्या होता है। सौर विकिरण, तो देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाले क्या है? पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंगदैर्ध्य के रूप में प्राप्त होती है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण अथवा सूर्यताप कहते हैं। तो सूर्यताप किसे कहते हैं? पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को। तो देखिए, पृथ्वी पे जो भी ऊर्जा प्राप्त होता है ना सूर्य के द्वारा, तो उसे ही कहते हैं सूर्यताप यानी आगामी सौर विकिरण कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है ना, वो उसका 100% प्रकाश हमारे वायुमंडल पे नहीं आता है, यानी पृथ्वी पे नहीं आता है। आपको लगता होगा कि सूरज उगता है तो सीधा उसका पूरा रोशनी, पूरा जो एनर्जी होता है सीधा पृथ्वी पे आ जाता है। नहीं, वो पूरा नहीं आता। अगर 100% पृथ्वी पे आ जाए, वायुमंडल पे आ जाए, तो हम लोग जीवित ही नहीं रहेंगे। वे वह जो है पूरा नहीं आता है पृथ्वी पे। तो इसी को देखने वाले हैं कि कितना कितना आता है। तो देखिए, तो पहला है कि सौर विकिरण क्या है? तो पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण अथवा सूर्यताप कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी की आकृति भू आभ है। पता होगा आप लोग को, अगर आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि पृथ्वी का आकृति कैसा है? भूआभ है, यानी कि जियोइड है। इंग्लिश में जियोइड बोलते हैं। तो पृथ्वी की आकृति क्या है? भूआभ है। अतः सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती है। तो अब देखिए, सूर्य का जो किरण होता है वायुमंडल पे क्या होता है? सीधा नहीं पड़ता है, तिरछा पड़ता है, ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती है। देखिए, जैसा कि पृथ्वी क्या है? जियोइड है, तो ऊपरी भाग में तिरछा पड़ता है। और तो देखिए, तिरछी पड़ती है, जिसके कारण ये पृथ्वी और ऊर्जा का बहुत कम अंश ही प्राप्त कर पाती है। जिसके कारण क्या होता है? ये पृथ्वी और ऊर्जा का बहुत कम अंश ही प्राप्त कर पाती है। कौन? वायुमंडल। ठीक है, पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर क्या है? पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। क्या कह रहा है? पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रति वर्ष थोड़ा परिवर्तन होते रहता है। यह परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण होता है। और इसका कारण क्या है? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान क्या है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर यानी कि 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होती है। देखिए, तो क्या कह रहा है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी कब? 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है। तो पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर किस तारीख को होती है? 4 जुलाई को होता है। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर हो जाता है। तो पृथ्वी कब दूर होता है सबसे ज़्यादा दूर? तो पृथ्वी जो है सूर्य से 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूर होता है, 15 करोड़, लगभग 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। देखिए, ये जो लाइन है ना, ये जो है अपसौर शब्द,
तो अपसौर किसे कहते हैं? जब पृथ्वी का दूरी सूर्य से अधिकतम हो जाता है, यानी कि अधिकतम सबसे ज़्यादा हो जाता है, यानी 4 जुलाई तो अधिकतम हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उस स्थिति को कहते हैं ऑफशोर। ठीक है, याद रखिएगा ऑफशोर। तो उसको क्या कहते हैं? ऑफशोर कहा जाता है। इसके विपरीत, अब इसके विपरीत यानी कि सबसे नज़दीक की बात की जाए, इसके विपरीत 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के क्या है? 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है। नज़दीक किसके मुकाबले में? इसके मुकाबले में नज़दीक है कि नहीं? देखिए ये 15 करोड़, ये मैक्सिमम है, इतना इससे ज़्यादा दूरी नहीं होता है। ठीक है, और मिनिमम इतना ही पे आता है, इससे नीचे नहीं जाता है। ठीक है, सबसे कम इसी को माना जाता है, इससे कम दूरी नहीं हो सकता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तो देखिए सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूरी होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को उपसौर कहते हैं, यानी जब अधिकतम दूरी पर हो जाता है, पृथ्वी और सूर्य में अधिकतम दूरी हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑफशोर कहते हैं, जो कि कितना होता है? 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर अंतर होता है पृथ्वी और सूर्य में। और वहीं जब मिनिमम पे आ जाता है, सबसे कम यानी कि 14 करोड़ 70 लाख, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। तो यानी कि अधिकतम होगा तो अपसौर, न्यूनतम होगा तो उपसौर। तो ये समझ में आ गया होगा कि अपसौर और उपसौर क्या होता है। उपसौर इस प्रकार पृथ्वी द्वारा, अब देखिए क्या है, इस प्रकार पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यताप 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता है। क्या होता है? क्योंकि देखिए अब 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक प्राप्त है। क्यों अधिक प्राप्त होता है? क्योंकि देखिए 3 जनवरी को क्या होता है? नज़दीक होता है, थोड़ा सा जो है दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कम होता है, तो कम होता है तो वो और ज़्यादा तापमान उसका बढ़ेगा कि नहीं? नज़दीक हो जाएगा। तो इसीलिए जो है 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक प्राप्त होती है क्या? सौर विकिरण। ठीक है, इसके अतिरिक्त सूर्यताप की विभिन्नता यानी कि भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे स्थल एवं समुद्र का वितरण तथा वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। क्या होता है? ये पूरा नहीं आता है पृथ्वी पे, कम हो जाता है। अतः सूर्यताप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाली प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव डालती है। अब आगे देखिए क्या है। पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप में विभिन्नता। ठीक है, भिन्नता। पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप में क्या क्या भिन्नता कैसे है? सो देखिए, सूर्यताप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन प्रत्येक मौसम और प्रति वर्ष परिवर्तन होता रहता है, ये तो पता ही होगा। सूर्यताप में होने वाली विभिन्नता के कारक निम्न है। अब इसके क्या क्या कारक है? मतलब प्रतिवर्ष परिवर्तन होता है। सूर्यताप में होने वाली विभिन्नता के कौन कौन से कारक है? सो देखिए, पहला है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। तो सबसे बड़ा कारण इसका क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना। देखिए पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाली सूर्यताप की मात्रा को प्रभावित करता है। ठीक है, घूर्णन घूर्णन की इस प्रक्रिया में पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वह अधिक सूर्यताप प्राप्त करता है, और जैसे ही वह घूम के दूसरे जगह चला जाता है वहाँ पे, और उस स्थान पे दूसरा क्षेत्र आ जाता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आ जाता होगा। तो यही तो होता है, सामने होता है वह अधिक सूर्यताप प्राप्त करता है, जबकि विपरीत वाला भाग अंधेरे में रहता है। देखिए जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पृथ्वी है, और इधर सूर्य है। ठीक है, मान लेते हैं सूर्य, और इधर से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, इधर से, तो इसके सामने कौन है? अभी मान लेते हैं ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, तो अभी जो है ये रोशनी किस पे आएगा? सबसे ज़्यादा सीधा इसका जो सूर्य तप है किस पे आएगा? नॉर्थ पे आएगा। तो जो भी नॉर्थ वाला भाग होगा, इतना इतना जो भाग है नॉर्थ वाला, तो सारा इधर आएगा, और इधर क्या होगा? इधर अंधेरा होगा। अभी अंधेरा होगा कि नहीं होगा? आप देखिए, अब जैसे ही देखिए इधर क्या था? नॉर्थ था, साउथ था। अब जैसे ही ये घूर्णन करके इधर आएगा, घूमेगा, तो क्या होगा? बदल जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? इधर नॉर्थ हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। और सूर्य सूर्य तो यहीं का यहीं रहेगा, सूर्य तो कहीं जाता नहीं है। तो अब इसका जो सूर्य तप है ये कहाँ जाएगा? अब ये साउथ में आ जाएगा। अब क्या होगा? अब नॉर्थ हो जाएगा, जो अंधेरा में हो जाएगा। इसके पहले क्या था? इसके पहले साउथ इधर था, तो साउथ अंधेरा में था। नॉर्थ क्या था? सूर्य के तरफ था, तो सूर्य तप ले रहा था, यानी कि दिन था। और जैसे ही घूर्णन करते करते ये डायरेक्शन चेंज हो गया, तो अब ये अंधेरा में आ गया, और ये इसके सामने क्या आ गया?
सूरज का सूर्य ताप आ गया। तो ऐसे ही तो होता है, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। घूर्णन की इस क्रिया में पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वह अधिक सूर्यताप प्राप्त करता है, जबकि विपरीत वाला भाग अंधेरे में रहता है। जैसा कि आप लोग देख लिए एग्जाम्पल से, वहाँ सूर्यताप प्राप्त नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त निम्न अक्षांशों की तुलना में अधिक सूर्यताप प्राप्त नहीं होता है। दिसंबर तथा जून के महीने के सूर्यताप में अंतर पाया जाता है। तो दिसंबर और जून के महीने में क्या होता है, अंतर होता है। तो अंतर होता ही है। अब देखिए दूसरा है, दूसरा क्या कारण है इसका भिन्नता का। तो देखिए सूर्य की किरणों का गति कोण, नीति कोण क्या है, सूर्य की किरणों का नीति कोण। अब नीति कोण क्या है सूर्य का, तो देखिए सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों में सूर्य की किरणों का नति कोण किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा अर्थात ध्रुवों की ओर होगा, किरणों का नति कोण उतना ही कम होगा। तो अक्षांश जितना उच्च होगा किरणों का नति कोण जो है उतना ही कम होगा। अतः सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। तो क्या होगा, सूर्य का किरण इस अवस्था में तिरछी पड़ेगा। तिरछी किरणों का प्रभाव बड़े क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा वितरण, देखिए क्या है, यहाँ से ये कटा हुआ लाइन है, ठीक है। प्रभाव कहाँ से थे, सो देखिए यहाँ पे किरण का नीति कोण अपना ही क्रम होगा। अतः सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी। तिरछी किरणों का प्रभाव बड़े क्षेत्र पर होता है। क्या होता है, बड़े क्षेत्र पर होता है। वहीं सीधे किरणें कम स्थान पर पड़ती है। किरणों के अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा वितरण बड़े क्षेत्र पर होता है तथा प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है। लंबवत किरण, अब देखिए क्या है, लंबवत किरणों की अपेक्षा तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है। अतः अधिक अवशोषण, प्रकीर्णन एवं विसरण के द्वारा ऊर्जा का अधिक ह्रास होता है। ठीक है। अब तीसरा है दिन की अवधि। अब दिन की अवधि से भी भिन्नता होता है। देखिए दिन की अवधि, दिन की लंबी अवधि वाले क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक सूर्यताप को प्राप्त करते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में सूर्यताप की वार्षिक मात्रा सबसे अधिक होती है। वहीं ध्रुवों की ओर बढ़ने पर सूर्यताप की मात्रा घटती है। विषुवत रेखा की तुलना में 45 डिग्री अक्षांशों पर यह 75% हो रहा हो 75% ही रह जाती है। आर्कटिक तथा अंटार्कटिक रेखाओं पर यह 50% और ध्रुवों पर 40% हो जाती है। ठीक है। चौथा है सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। अब क्या है, सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना, ये भी इसका कारण है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है। यह वायुमंडल लघु तरंगदैर्ध्य वाले सौर विकिरण के लिए अधिकता पारदर्शी होता है। क्षोभ मंडल में विद्यमान जलवाष्प O3 तथा अन्य किरणें अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती है। वहीं छोटे निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकीर्ण कर देते हैं। यह प्रक्रिया आकाश के रंग के लिए उत्तरदायी होती है। इसके कारण ही सूर्योदय एवं सूर्यास्त होने के साथ के समय सूर्य लाल दिखता है तथा आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ऐसा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा संभव होता है। ये फिजिक्स में पढ़े होंगे। सूर्यताप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण। अब देखिए तीसरा क्या है, चौथा हो गया। तो यही सब इसका कारण है विभिन्नता का। अब बात करते हैं सूर्यताप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण। धरातल पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति मीटर स्क्वायर तक की भिन्नता पाई जाती है। सूर्यताप की सर्वाधिक मात्रा उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल पर प्राप्त होती है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर महासागरीय भाग अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। इसी प्रकार शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होती है। देखिए अब इसका ये वितरण है कैसे कैसे होता है। सो देखिए ये पृथ्वी है, ये उत्तरी अयनांत है,
3 है ना, ठीक है। ये ध्रुव हो गया, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। सूर्य की किरणें देखिए कैसे पड़ता है यहाँ पे, इधर सूर्य है, इधर 90 डिग्री इस पे सीधा पड़ता है, ठीक है। तो इस पे सबसे ज़्यादा पड़ता होगा, और यहाँ इधर तिरछा जाएगा, सूरज यहाँ है, इधर तिरछा जाएगा, इधर तिरछा जाएगा, लेकिन इधर क्या जाएगा, एकदम सीधा जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पड़ेगा, इधर कम होगा। वायुमंडल का गर्म, तो देखिए यही सब इसका कारण था सूर्य ताप में भिन्नता का पृथ्वी पे। देखिए तो ये कुल 5 कारण है, इसमें 4 लिखा हुआ है, तो इसको क्या करना है, इसको 5, ये यहाँ 5 होता है, तो इसके 5 विभिन्न कारण हैं निम्नलिखित। जो बोले थे ना कि निम्न कारण को देखते हैं, तो ये देखिए इसका जो 5 कारण है, यही कारण है सूर्य ताप में भिन्नता का, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नता, देखिए पहला पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, दूसरा सूर्य की किरणों का नति कोण, तीसरा था दिन की अवधि, और चौथा है सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना, और पांचवा क्या है, सूर्यताप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण, ठीक है। सूर्यताप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण। अब बात करते हैं वायुमंडल का गर्म और ठंडा होना। तो वायुमंडल गर्म और ठंडा क्यों होता है, कैसे होता है, सो देखिए। वायुमंडल गर्म और ठंडा होना निम्नलिखित प्रकार से वर्णित है। वायुमंडल का गर्म और ठंडा होना वर्णित है निम्नलिखित प्रकार से। सो देखिए, पहला विकिरण, पहला क्या है, विकिरण। किसी पदार्थ के उष्ण तरंग के संचारों द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा बिना किसी माध्यम के शून्य होकर भी यात्रा कर सकती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को विशाल मात्रा जो पृथ्वी पर आती है और वापस लौट जाती है, इसी प्रक्रिया का अनुकरण करती है। अतः सूर्य से प्राप्त विकिरण को सौर विकिरण तथा पृथ्वी से होने वाले विकिरण को पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो पार्थिव विकिरण और सौर विकिरण क्या है, देखिए, पृथ्वी पर आती है और आस लौट जाती है। तो सूर्य से प्राप्त विकिरण को सौर विकिरण कहते हैं। सूर्य से प्राप्त विकिरण को क्या कहते हैं, सौर विकिरण कहते हैं। तथा पृथ्वी से होने वाले विकिरण को पार्थिव विकिरण कहते हैं। जो पृथ्वी से विकिरण होता है ना, उसको पार्थिव विकिरण कहते हैं, और जो सूर्य से विकिरण होता है उसको सूर्य विकिरण कहते हैं, सौर विकिरण कहते हैं, ठीक है। विकिरण की मात्रा और उसकी प्रकृति कुछ मूल नियमों से नियंत्रित होती है, ठीक है। क्या होता है, सभी पदार्थ विकिरण की मात्रा और उसकी प्रकृति कुछ मूल नियमों से नियंत्रित होती है, जो इस प्रकार है। सभी पदार्थ, चाहे उनका तापमान कुछ भी हो, विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों पिंडों का तापमान समान नहीं हो जाता, अर्थात उनमें संपर्क टूट नहीं जाता, ठीक है। अतः सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी की सतह के निकट स्थित वायुमंडल में ताप की संचरण संचरण होता है। संचरण क्या होता है, संचरण होता है, जिससे पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म हो जाती है। इस प्रकार यह वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब दूसरा है संवहन, यानी कि कन्वेक्शन। संवहन, किसी पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके तत्वों के साथ ऊष्मा के संचार को संवहन कहते हैं। यह संवहनिक संचार केवल तरल तथा गैसीय पदार्थ में ही संभव होता है, जिनमें अणुओं के माध्य का संबंध कमजोर होता है। अतः पृथ्वी के संपर्क में पाई आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। तब तापन की इस लंबवत प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण केवल क्षोभ मंडल तक सीमित होता है। अब क्षोभ मंडल, संताप मंडल तो पता ही होगा आप लोग को, अगर नहीं पता होगा तो इसके पिछले वाला वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि क्षोभ मंडल क्या है। वह पदार्थ जो विकिरण के अच्छे अवशोषक होते हैं, वहीं उसके अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। अतः पृथ्वी सूर्यताप का एक अच्छा उत्सर्जक व अवशोषक दोनों है। इस प्रकार वायुमंडल में उपस्थित जलवायु, जलवाष्प तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सदृश गैसें लंबी तरंगों वाली विकिरण के अच्छे अवशोषक होते हैं। वायुमंडल ऊपर से आने वाली सौर विकिरण की अपेक्षा भौतिक विकिरण से अधिक गर्म होता है।
अब संचालन की बात करें तो संचालन क्या है? आणविक सक्रियता के द्वारा पदार्थ के माध्यम से ऊष्मा के संचार को संचालन कहते हैं। इस प्रक्रिया में जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं इस प्रक्रिया में जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तब गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में ऊर्जा का वितरण होता है। अब बात करते हैं अभिवहन, एडवेक्शन। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। क्या है? वायु के क्षैतिज संतुलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अवशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू इसी अभिवहन का परिणाम है। तो लू जो है किसका परिणाम है? तो लू जो है किसका? अभिवहन का ही परिणाम है। ठीक है, अभिवहन धारा का ही कहते हैं। हाँ, दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण ही होती है। क्या किसके कारण होता है? अभिवहन के कारण। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भागों में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू इसी अभिवहन का कारण है। ठीक है, तो इसी अभिवहन का कारण है। वायु राशि की तरह समुद्री धाराएं भी ऊष्मा का अभिवहन प्रक्रिया से ही हस्तांतरण करती है। अब पृथ्वी का ऊष्मा बजट देखते हैं कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है। सूर्यताप और पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। तापमान के इस संतुलन को ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। हीट बजट ऑफ द प्लानेट अर्थ क्या है? सूर्यताप और देखिए, ध्यान से देखिए इसको, सूर्यताप और पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। तापमान के इस संतुलन को ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। पृथ्वी ऊष्मा का न तो संचय करती है और ना ही ह्रास करती है। यह तापमान को स्थिर बनाए रखती है, यानी संतुलित कर रखती है। ऐसा तभी संभव होता है जब सूर्य विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचारित ताप बराबर हो। ठीक है, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्य ताप 100% होता है। देखिए, तो वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जो सूर्य से जो सूर्य ताप आता है ना, वायुमंडल तक क्या रहता है? 100% रहता है। वायुमंडल के ऊपरी सतह पर क्या रहता है? 100% रहता है। किंतु वायुमंडल से गुजरने पर ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित, प्रकीर्णित एवं अवशोषित हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो वायुमंडल के अंदर आती है, यानी कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के नजदीक आती है, यानी वायुमंडल के अंदर प्रवेश करता है ना, तो क्या होता है? वो जो सूर्य ताप है, ऊर्जा का कुछ अंश परिवर्तित हो जाता है। तो अंश क्या होता है उसका? सभी अंश कुछ परावर्तित हो जाता है, कोई कुछ प्रकीर्णित हो जाता है और कुछ अवशोषित हो जाता है। इसके फलस्वरूप सूर्य ताप का कम अंश ही पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाता है, जिसके कारण क्या होता है? पृथ्वी पर पूरा ताप नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार 100 इकाइयों में से, अब देखिए 100 इकाई में से जो है 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। क्या होता है इसमें? 3 होता है, एक परावर्तित होता है, प्रकीर्णित होता है, अवशोषित होता है। लेकिन 35% भाग जो है, 35 इकाई जो है इसका सूर्य ताप का, वो क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में ही परावर्तित हो जाता है। वो क्या होता है? अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है 35 इकाई। ठीक है, तो 35 इकाई तो भूल जाइए। अब बचा कितना? 65 इकाई। अब 65 इकाई में देखिए क्या क्या होता है। अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है 35 इकाई। देखिए, वहीं 27 इकाइयाँ बादलों की ऊपरी छोर से तथा 2 इकाइयाँ पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर लौट जाती है। अब देखिए, 35% था और 27% इधर और 2%, 2 इकाई और 27 इकाई। देखिए और 29 इकाई इधर हो गया। 35 इकाई वो था और 29 इकाई ये हो गया। तो वहीं 27 इकाइयाँ बादलों की ऊपरी छोर से तथा 2 इकाइयाँ पृथ्वी की हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर लौट जाती है। तो देखिए अभी कितना खत्म हो गया? पहले 35 इकाई था, उसके बाद 27 और 2 29 इकाई, ये खत्म हो गया। देखिए यानी कि 64, यानी कि 64 इकाई तो ऐसे ही खत्म हो गया। 9 5 14, 3 2 5 1, देखिए 64 इकाई जो है अभी नष्ट हो चुका है। तो अब बचा कितना?
तो अब बचा कितना, 100, देखिए 64 खत्म हो गया, देख लीजिए बचा कितना है, 36 इकाई बचा क्या, अभी 36 इकाई ही बच रहा है, ठीक है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। तो ये जो परावर्तित हो रहा है ना, ये जो कितना परसेंट है, 27, 29, 64%, इसी को क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो का मान विभिन्न सतहों पर अलग अलग होता है क्योंकि परावर्तन की मात्रा सतहों पर निर्भर करती है। प्रथम 35 इकाई को छोड़कर बाकी 65 इकाई अवशोषित हो जाती है, जिनमें 14 वायुमंडल, देखिए क्या कह रहा है, अब ध्यान से यहाँ देखिएगा। प्रथम 35 इकाई को छोड़कर बाकी जो 65 इकाई है अवशोषित हो जाती है, जिनमें 14 वायुमंडल द्वारा तथा 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित होती है। जो 65% बचा ना वो अवशोषित होता है। पृथ्वी द्वारा अवशोषित यह 51 इकाई पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। इनमें से 17 इकाई तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है और 34 इकाई वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है, जिनमें 6 इकाई स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाई संवहन द्वारा और 19 इकाई संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित होती है। पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण इकाइयां क्रमशः 17 और 48 है, जिनका योग 65 होता है। समझ गए, इसका इसी प्रकार वितरण होता है। पृथ्वी की सतह पर कुल ऊष्मा बजट में भिन्नता। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी के कुछ भागों में विकिरण संतुलन में अधिशेष पाया जाता है, वहीं कुछ भागों में ऋणात्मक संतुलन होता है। शुद्ध विकिरण अधिशेष 40 डिग्री सेल्सियस उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में अधिक, परंतु ध्रुवों के पास कम पाया जाता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से तापीय ऊर्जा ध्रुवों की ओर पुनर्वितरण होता है। फलस्वरूप उष्णकटिबंधीय ताप संचयन के कारण बहुत अधिक गर्म नहीं है और न ही उच्च अक्षांश अत्यधिक कमी के कारण पृथ्वी पूरी तरह जमे हुए हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं। वायु का तापमान। अब वायु का तापमान क्या है, सो देखिए। वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य ताप की अन्योन्य क्रिया को जनित ऊष्मा तापमान के रूप में पाया जाता है। जहाँ ऊष्मा किसी पदार्थ के अणुओं की गति को दर्शाती है, वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने की डिग्री को मापता है। धरातल के सभी स्थानों पर वायु का तापमान एक समान नहीं पाया जाता, अतः इसके वितरण में असमानता पाई जाती है, जिसके लिए अनेक कारक जिम्मेदार होते हैं। तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है, सो देखिए। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है। देखिए, पहला अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। किसी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य ताप पर निर्भर करता है, अतः सूर्य ताप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है, अतः वहाँ तापमान में भी अंतर पाया जाता है। दूसरा, ऊंचाई, एल्टीट्यूड। वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है, इसलिए समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक तथा ऊंचे भाग में स्थित स्थानों का तापमान कम होता है। तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है, इसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं, जिसकी दर प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। समुंदर से दूरी। अब और कौन सा कारण है, समुंदर से दूरी। स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, वहीं समुंदर धीरे धीरे गर्म और ठंडा होता है। समुंदर के निकट स्थित क्षेत्रों पर स्थलीय एवं समुद्री समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है, इसलिए समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों का तापमान समान रहता है, वहीं दूर स्थित क्षेत्रों का तापमान उच्च होता है। वायु संहति। अब है वायु संहति, विंड एयर मास। स्थलीय एवं समुद्री सामरिक की भांति वायु संहतियां भी तापमान को प्रभावित करती है। कोशन कोष्ण वायु संहतियों से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक एवं शीत वायु संहतियों से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान कम होता है। तापमान
उपोष्ण है ये, उपोष्ण होगा, उष्ण उष्ण वायु, गर्म वायु, शीत। शीत मतलब क्या होता है? ठंडा। उस उपोष्ण, ये उष्ण होगा, ठीक है। उष्ण वायु यानी कि गर्म हवा, ठीक है। महासागरीय धाराएं, अब इसका ये भी कारण है, महासागरीय धाराएं। ठंडी महासागरीय जल धारा के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले, समुद्र की अपेक्षा गर्म महासागरीय जल धारा के प्रभाव में आने वाले तटों। महासागरीय धाराएं, देखिए ये दो बार हो गया, ठीक है। महासागरीय धाराएं, ठंडी महासागरीय जलधारा के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले समुद्र तटों की अपेक्षा गर्म महासागरीय जलधारा के प्रभाव में आने वाले तटों का तापमान अधिक होता है। तो ये लाइन काट दीजिएगा, ये नहीं है, ये डबल हो गया है। तो और कौन कारण है? महासागरीय धारा है, ठीक है। उसके बाद ढाल की तीव्रता। ढाल की तीव्रता यानी कि कोणीय झुकाव और सूर्य की स्थिति के संदर्भ में उसकी दिशा स्थानीय सूर्यताप की मात्रा को नियंत्रित करती है। सूर्य की ओर झुकी ढाल विपरीत दिशा में झुकी ढाल की अपेक्षा अधिक सूर्यताप ग्रहण करती है। अब बात करते हैं तापमान वितरण। तापमान वितरण की, तो पृथ्वी के धरातल पर तापमान का वितरण एक समान नहीं पाया जाता है। इसके वितरण में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों रूपों में भिन्नता पाई जाती है। अतः इसका वितरण निम्न प्रकार है। क्षैतिज वितरण, सामान्य सामान्य रूप से तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम हो जाता है, किंतु अधिकतम तापमान भूमध्य रेखा के पास न होकर कर्क एवं मकर रेखा के आसपास पाया जाता है। इसका मुख्य कारण भूमध्य रेखा के पास के भागों में बादलों का आच्छादित होना है, जिस कारण सूर्य ताप धरातल को गर्म करने के लिए प्राप्त नहीं हो पाता है तथा अधिकांश ऊष्मा वाष्पीकरण में खर्च हो जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान के घटने की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। इसे समताप रेखा के मध्य से देखा जा सकता है। क्या है? भूमध्य रेखा, देखिए क्या है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान के घटने की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। इसे समताप रेखा के भू माध्यम से देखा जा सकता है। ताप प्रवणता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। तापमान का कालिक वितरण, अब तापमान का कालिक वितरण क्या है? देखिए, धरातल पर जुलाई तथा जनवरी के महीने तापमान की दृष्टि से चरम स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, जिससे कई तथ्य स्पष्ट होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। उत्तरी गोलार्ध नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जुलाई का महीना अत्यधिक गर्म तथा जनवरी का महीना ठंडा होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में जुलाई में अत्यधिक ठंड तथा जनवरी में अत्यधिक गर्मी होता है। तो जैसे कि बिहार में देख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? जुलाई का महीना अत्यधिक गर्म होता है, एकदम हॉट होता है, और जनवरी में क्या होता है? एकदम कड़ाके का ठंड पड़ता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ऐसा नहीं होता है, यानी कि दक्षिणी स्टेट जो है, यानी कि साउथ स्टेट जो है, केरल हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब जो है, यहाँ पे क्या होता है? उल्टा होता है। खैर हैदराबाद में तो ठंडा होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। तो दक्षिणी भाग में, भारत का जो दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो भी क्षेत्र आता है, चाहे भारत के यहाँ ही देख लीजिए, तो क्या होता है? उल्टा होता है। यहाँ पे जुलाई में ठंडा पड़ता है और जनवरी में क्या पड़ता है? गर्मी पड़ता है। जनवरी में गर्मी पड़ता है, देख लीजिए। जुलाई तथा जनवरी महीना में अधिकतम तापमान में स्थलीय भागों पर पाया जाता है। जनवरी के महीने में न्यूनतम तापमान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। हाँ, एशिया में, हाँ ठीक है, ये भारत के सामने उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। दो गोलार्धों पर सूर्य के ऋतुगत स्थानांतरण के कारण समताप रेखाओं में अक्षांशीय खिसकाव होता है, जो महाद्वीपीय भागों पर अधिक होता है। अब देखिए कुछ फार्मूला है, सो देखिए लंबवत वितरण की बात करें, लंबवत वितरण की, तो देखिए लंबवत वितरण क्या है? वायुमंडल में धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में गिरावट आती है। लंबवत वितरण में क्या है? वायुमंडल में धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर क्या होता है? तापमान में गिरावट होती है। प्रत्येक 1000 मीटर पर कितना? 6.5 डिग्री प्रति 1000 मीटर होती है। इसे सामान्य पवन दर कहते हैं। तो सामान्य पवन दर किसे कहते हैं? तो वायुमंडल से धरातल से प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर जो 6 डिग्री यानी 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, उसे सामान्य पतन दर कहते हैं, ठीक है। पवन दर नहीं, पतन दर कहते हैं। वायुमंडल की निचली परत का धरातल के समीप स्थित होना
इसका निम्न कारण है। और इसका क्या क्या कारण है? तापमान के घटने का क्या कारण है? वायुमंडल की निचली परत का धरातल के समीप स्थित होना, धरातल के नीचे से ऊपर की वायु के घनत्व में कमी होना, पार्थिव विकिरण का अवशोषण करने वाले धूल कणों, जल वाष्पों व गैसों का धरातल के निकट संकेंद्रण होना। लेकिन तापमान का यह पतन केवल क्षोभमंडल तक ही होता है। औसत दैनिक मासिक वार्षिक तापांतर। औसत दैनिक तापमान का फार्मूला क्या होता है? औसत दैनिक तापमान का फार्मूला होता है दैनिक उच्चतम तापमान माइनस दैनिक न्यूनतम तापमान बाई 2। तो दैनिक उच्चतम तापमान में से दैनिक न्यूनतम तापमान को माइनस करके 2 से डिवाइड करने पर क्या क्या ज्ञात होता है? औसत दैनिक तापमान ज्ञात हो जाता है। दैनिक तापांतर किसके बराबर होता है? दिन का उच्चतम तापमान माइनस दिन का न्यूनतम तापमान। औसत मासिक तापमान की बात करें तो औसत मासिक तापमान का फार्मूला क्या होता है? महीने भर का कुल औसत दैनिक तापमान बटा में यानी कि डिवाइड में उस महीने में दिनों की संख्या कितनी थी, इससे डिवाइड करना। औसत वार्षिक तापमान की अगर बात करें तो एक वर्ष का औसत मासिक तापमान को 12 से डिवाइड करने पर औसत वार्षिक तापमान निकल जाएगा। औसत वार्षिक तापांतर बराबर उच्चतम औसत मासिक तापमान माइनस न्यूनतम औसत मासिक तापमान। ये फार्मूला सबको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। समताप रेखाएं। अब समताप रेखाएं क्या है इसको देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है इसके बारे में। समताप रेखाओं की प्रवृत्ति क्या है ये सब दिया गया है इसमें, तो इसको देख देख लीजिएगा और समय थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तापमान असंगति इसके बारे में है। रुद्धोष्म ताप परिवर्तन के बारे में है। तापमान का व्युत्क्रम क्या है इसको ये भी दिया हुआ है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, इसमें जितना जो टॉपिक अभी है इसमें। तापीय व्युत्क्रम का महत्व क्या है? तो तापीय व्युत्क्रम का क्या महत्व है देखिए। ऊपर गर्म तथा नीचे ठंडी वायु की परतों के कारण कोहरे का निर्माण होता है, जबकि गर्म वायु में नमी कम होती है। तापीय व्युत्क्रम के कारण वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है, जिस कारण वायु का ऊपरमुखी संचलन स्थगित हो जाता है, जिससे वर्षा की संभावनाएं कम हो जाती है। पर्वतीय घाटियों के तलीय भागों में पाला एक सामान्य सी बात होती है। इससे निर्मित तुषार या पाला हानिकारक होता है, जिससे रातों रात फलों के बाग, खड़ी फसलें आदि नष्ट हो जाते हैं। तो यूनिट 1 का जो पार्ट 2 था ये सूर्यताप, ये कंप्लीट हो गया, यानी कि अब जाकर यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अगले वीडियो में यूनिट 2 को देखेंगे, तो उसमें एयर मास के बारे में पढ़ना है, वायु दाब के बारे में पढ़ना है, तो अगले वीडियो में उसको देखेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं यूनिट 2 के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।